हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिशारिया और आज हम देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में जनरल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। देखिए, डेफिनेशन क्लॉज के हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में बात की थी जिसमें हम कुछ प्रोविजन कंप्लीट कर गए थे वहां तक। तो सेक्शन 22, ठीक है, सेक्शन 6 से लेकर 22 तक के प्रोविजन हमने वहां कवर किए थे। आगे सेक्शन 23 से लेकर 33 तक के प्रोविजन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास मिलती है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन मीन्स सदोष अभिलाप। देखिए, रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है सदोष अभिलाप। सदोष अभिलाप या अभिलाप को हम लोग यहाँ पर फायदा भी कह सकते हैं, सदोष फायदा। देखिए, दो वर्ड को यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक तो सदोष का मतलब होता है रॉन्गफुली। रॉन्गफुली मतलब गलत तरीके से। वाई रॉन्गफुल मीन्स गलत तरीके से, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉफिट आपने जो लिया है, कोई भी फायदा आपने जो लिया है वो गलत तरीके से फायदा लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, कैसा होना चाहिए? अनलॉफुल मीन, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा होना चाहिए। ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का, विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। इसका मतलब है कि जिस पर्सन ने उसका फायदा लिया हुआ है वो उसका लीगली इंटाइटल नहीं है, उस संपत्ति का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का फायदा लेता है, किसी प्रॉपर्टी का लाभ लेता है, प्रॉफिट लेता है, लेकिन वो गलत तरीके से लेता है, गलत तरीके से लेता है, रॉन्गफुली लेता है, वाइल अनलॉफुल मीन्स लेता है, और उसका ना ही वो हकदार है, ना ही वो क्या है, उसका हकदार है। तो ये क्या कहलाता है? रॉन्गफुल गेन कहलाता है। ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन के बारे में आप देखेंगे, एक बड़ा ही फेमस केस हुआ था इसमें, महालिंगैया मुद्दैया पुजारी का केस था आपका। ये 1959 का केस था। इसमें एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन ने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन के साइन करके, जिसके नाम पर वो पार्सल आया हुआ था, और वो पार्सल को अपने पास रख लिया। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो पोस्टमैन था वो लीगली उस चीज का इंटाइटल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया। तो माना गया कि वो प्रॉपर्टी जो उसके पास है उसने क्या किया, उसको रॉन्गफुल गेन लिया। अब क्वेश्चन आता है कि रॉन्गफुल गेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो रॉन्गफुल गेन का इस्तेमाल स्टैंडर्ड मीन्सरी ऑफ आईपीसी में किया जाता है। भारतीय दंड संहिता का जो स्टैंडर्ड मीन्सरा होता है उसको मीन्सरा के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ रॉन्गफुल लॉस के बारे में भी बता दिया गया है। इसी में देखेंगे सेक्शन 23 में, तो आपको मिल जाएगा रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है सदोष हानि। अब देखिए, सदोष हानि का मतलब भी क्या होता है? आपको पता है सदोष या रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है? वाई अनलॉफुल मीन्स। मतलब किसी पर्सन को आपने जो लॉस किया है वो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू किया है, लेकिन ध्यान देना जरा कि wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को कि जिस भी पर्सन को वो लॉस हुआ है वो उसका लीगली इंटाइटल वहां पर नहीं था, है ना, लीगली इंटाइटल वहां पर नहीं था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, है ना, दो तरीके के आपको यहाँ पर मीन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ इसमें थर्ड पार्ट भी इसका देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा थर्ड पार्ट की गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक है, मतलब सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि प्राप्त करना। तो अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquire wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पर कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष उसे रखे रहता है, मतलब उसके पोजीशन में रखे रहता है अपनी प्रॉपर्टी को, जिस भी प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। और तब भी जब वह व्यक्ति उसको सदोष अर्जित करता है, मतलब उसको एक्वायर करता है यहाँ पर। और इसको कहेंगे कि कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। तो इस तरीके से सदोष लाभ और सदोष हानि होती है। अगर सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस के अगर हम यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात कि कोई लॉस होना चाहिए, और लॉस किसी प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ठीक है, और जिसने संपत्ति जिसे खोने वाला व्यक्ति वैधानिक रूप से हकदार था, तथा हानि कैसे होना चाहिए? अवैधानिक ढंग से होनी चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात रहती है कि सदोष हानि का अर्थ होता है
रॉन्गफुल लॉस की जब हम लोग बात करेंगे तो सदोष हानि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से, गलत ढंग से वंचित करना तथा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से गलत तरीके से अलग रखना भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दोनों के लिए आवश्यक है कि स्वामी अपनी संपत्ति को खोए तथा सदोषपूर्ण ढंग से अलग रखा जाए। ये कहलाता है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। क्लियर बात? चलिए, तो ये तो हो गया आपका रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 आईपीसी ये बताता है आपको डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमानी, बेईमानी पूर्वक। ठीक है, तो जब डिसऑनेस्टली की बात होती है तो यहाँ पर देखेंगे whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। देखिए, बेसिकली डिसऑनेस्टली का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज अ मीन्स या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल देखेंगे कहाँ पर? सेक्शन 378 में, थेफ्ट में। थेफ्ट में जो है डिसऑनेस्टली का इस्तेमाल एज अ मीन्स या किया गया है। ठीक है, एज अ मीन्स या इसका इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई डिसऑनेस्टली को प्रूफ कैसे करोगे आप, बेईमानी पूर्वक को साबित कैसे करोगे? तो बेईमानी पूर्वक को साबित करने के लिए आपके पास दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, एक रॉन्गफुल गेन होता है और दूसरा रॉन्गफुल लॉस होता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है सदोष लाभ और रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है सदोष हानि। तो या तो किसी पर्सन को आप रॉन्गफुल गेन कर सकते हैं या तो आप स्वयं रॉन्गफुल गेन कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करा सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अगर कोई एक्ट करते हैं तो माना जाएगा कि आपने वो एक्ट कैसे किया? डिसऑनेस्टली किया, बेईमानी पूर्वक यहाँ पर किया है। ये था सेक्शन 24। सेक्शन 24 के साथ साथ देखेंगे फ्रॉडुलेंटली एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अंडर सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी, है ना। फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है कपट पूर्वक। देखिए, जब कपट पूर्वक की बात यहाँ पर होती है, कपट पूर्वक की बात होती है तो कपट पूर्वक के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टू कॉज डिसीव, है ना, धोखा देने के आशय से। ये कपट पूर्वक कोई एक्ट किया जाता है तो माना जाता है कि वहां पर को प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी पर्सन ने उसको क्या किया था, किसी पर्सन ने उसको क्या किया है, यहाँ पर धोखा दिया हुआ है, डिसीट किया हुआ है ना, एक चीज। तो फ्रॉडुलेंटली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीट, धोखा प्रूफ करना पड़ेगा। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इंजरी प्रूफ करनी पड़ेगी कि उसको इंजरी क्या हुई है ना, क्षति क्या हुई है, अपहानि क्या हुई है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको धोखा देने के आशय से कोई काम करता है तो वो आपको कोई लॉस, कोई इंजरी करने के लिए वहां पर कर सकता है। तो a person is said to be a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। देखिए, fraudulently या fraud को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसका यूज जो है एज अ मीन्स किया जाता है आईपीसी में। तो आईपीसी में देखेंगे सेक्शन 415 में जो चीटिंग बता दिया गया है, चीटिंग में फ्रॉडुलेंटली को एज अ मीन्स इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। तो अगर आपको फ्रॉडुलेंटली प्रूफ करना है तो दो चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक तो वो एक्ट या ओमिशन जो किया गया है वो डिसीट करने के इंटेंशन के साथ, डिसीट करने के ऑब्जेक्ट के साथ किया गया है और उसमें कोई ना कोई इंजरी होना कंपलसरी है। इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फ्रॉडुलेंटली। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब होता है विश्वास करने का कारण। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो अगर उसे पता होता है कि वो रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण होता है, तो उसके पास ये क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। किस बात के आधार पर वो ये भरोसा करता है, तो वो आधार क्या होगा, वो सफिशिएंट कॉज क्या होगा, वो सफिशिएंट ग्राउंड क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में कहा जाता है सफिशिएंट कॉज। ठीक है, सफिशिएंट कॉज के बारे में देखेंगे। विश्वास करने का कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको एज मीन्स का इस्तेमाल वहां पर मिल जाएगा। तो देखेंगे डिफेमेशन वाला जो चार्ज बनता है, मानहानि वाला जो ऑफेंस बनता है अंडर सेक्शन 499, है ना, वहां पर क्या मिल जाएगा आपको? डिफेमेशन में मिल जाएगा, मानहानि में आपको डिफेमेशन में मिल जाएगा रीजन टू बिलीव। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 499 में एज मीन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था आपके पास सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 के साथ देखेंगे हम लोग, आके मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति। तो व्हेन प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ अ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट,
किसी पर्सन की जो संपत्ति अगर उसकी वाइफ के पोजीशन में, क्लर्क मतलब कोई लिपिक के उसमें है, सर्वेंट मतलब कोई नौकर के या सेवक के पोजीशन में है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन उसकी संपत्ति, तो इट इज इन दैट पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो ऐसा माना जाएगा कि वो उसी पर्सन के पोजीशन में प्रॉपर्टी को माना जाएगा। क्रिमिनोलॉजी में इस प्रकार से चीजों को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, इट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इन्होंने कहा कि टेम्परेरी बेसिस पे किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, टेम्परेरी बेसिस पे किसी सर्वेंट को या क्लर्क को अपॉइंट किया जाता है, तब भी माना जाएगा कि उसके पर्सन में प्रॉपर्टी, उसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से जरा ध्यान रखना यहाँ पर कि सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट की बात करता है। अब इसके बाद देखेंगे आगे के प्रोविजन। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे के प्रोविजन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 28। सेक्शन 28 आपसे कहता है काउंटरफिट। देखिए काउंटरफिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? काउंटरफिट का मतलब होता है कूटकरण। कूटकरण जो है आईपीसी के सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया है। देखिए कूटकरण या काउंटरफिट अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता है, अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता है। ये किसी वस्तु का, किसी थिंग का, किसी वस्तु का क्या किया जाता है, यहाँ पर काउंटरफिट होता है, तब जाके वो ऑफेंस बनता है। तो देखेंगे कि काउंटरफिटिंग एक क्या चीज होती है, इसको कैसे समझते हैं। क्या पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट, एक व्यक्ति काउंटरफिट करता है, यह कहा जाता है हु कॉज, वो क्या करता है, वन थिंग इज रिसेम्बल अनदर थिंग, एक चीज को दूसरे चीज के बराबर या उसी जैसा बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इंटेंटिंग बाय मींस ऑफ दैट रिसेम्बल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, उसे क्या करता है, धोखा देने के आशय से बनाता है, धोखा देने के आशय से बनाना, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय प्रैक्टिस्ड, और उससे क्या किया जाएगा, ऐसा धोखा कार्य किया जाएगा, तो माना जाएगा कि उसने क्या किया, यहाँ पर काउंटरफिट किया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन 1 में देखें तो इट इज नॉट एसेंशियल और काउंटरफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि जो नकल बनाई गई है ना, जो इस तरीके से जो कॉपी की गई है, वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल कैसे होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, कि वैसी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बिस्लरी की बोतल आती, जो पानी की बोतल आती है, उसमें आपने देखा होगा अलग अलग नाम से, लेकिन वो दिखते बिल्कुल एक जैसे, तो ये किस में आ जाएगा, काउंटर फिटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड आपका, तो सेकंड इलस्ट्रेशन इसमें से रीड करना। अब देखेंगे आप कि कूटकरण के अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट की बात करूं, काउंटरफिट के अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक वस्तु को, एक थिंग को क्या करना चाहिए, दूसरे वस्तु के बराबर बनाना चाहिए। बराबर बनाने का मतलब होता है कि उसी जैसा बनाना चाहिए। ठीक है, उसी के सदृश बनाना जरूरी है, जिससे क्या हो सके, धोखा सफिशिएंट वहां पर धोखा हो सके, वहां पर डिसीट हो सके, वहां पर डिसीट किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इस तरीके से चीजों को बनाया जाता है, इसके पीछे का इंटेंशन भी यही होता है, धोखा देने के आशय से। ठीक है, और इस बात की जानकारी होना कि इस कार्य द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना है, तो इसमें नॉलेज की भी बात यहाँ पर की गई है, नॉलेज की भी बात यहाँ पर की गई है। अब इससे रिलेटेड प्रोविजन अगर आप देखेंगे तो आईपीसी के चैप्टर 12 को देखेंगे तो चैप्टर 12 जो होता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। ठीक है, तो इसमें जो कॉइन से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो काउंटर फिटिंग होती है, वो काउंटर फिटिंग से रिलेटेड ऑफेंस यहाँ पर माने जाते हैं। तो चैप्टर 12 इससे रिलेटेड पूरा यहाँ पर एक चैप्टर दिया गया, उसमें बहुत सारे ऑफेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी काउंटर फिटिंग की। अब काउंटर फिटिंग के बाद नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। देखिए ये बहुत इसेंशियल होता है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग एविडेंस को पढ़ते हैं, किसी भी राइट्स और ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो ये कहाँ से होते हैं, डॉक्यूमेंट से राइज होते हैं। तो द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। ठीक है, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर, अक्षरों पर, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक या अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया जा सके, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायित हो या उपयोग किया जा सके। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो किसी डॉक्यूमेंट का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, एज एविडेंस उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एविडेंस। इसलिए किसी भी बात को हम लोग कहते हैं कि दस्तावेज पर लिखिए और उसका डॉक्यूमेंट्स फ्रेम कराइए। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो डॉक्यूमेंट की बात होती है, जो डॉक्यूमेंट की बात होती है वो इसी के रिगार्डिंग होती है कि डॉक्यूमेंट एक क्या होता है, एक एविडेंस होता है, एक
एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पे चाहे तो हम लेटर्स लिख सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं, ठीक है, कोई मार्क चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है, या इन सबको मिला के कोई एक इस तरीके का क्रीचर यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है, डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये किसी न्यायालय के लिए ही आशा है, तो है ना, या किसी एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ही कोई एविडेंस के लिए ये किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी चीज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके जो इलस्ट्रेशन दिए गए अक्सर यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए बहुत आईएमपी है, तो इसको जरूर एक बार रीड करना। तो उन्होंने कहा कि आर राइटिंग एक्सप्रेशन द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा कि एक दस्तावेज अगर इस प्रकार से किया जाता है, किसी संविदा के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको अभिव्यक्त करने वाला अगर कोई लेख होता है, कोई एक राइटिंग होती है ना, तो संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो उसको भी हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट में कंसिडर किया। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, एक चेक जो होता है जो बैंकर पे लिखा जाता है वो भी डॉक्यूमेंट होता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तियारनामा इसको कहते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैप और प्लान, ठीक है, मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट मैप और ये जो प्लान होते हैं ये भी किस में आते हैं, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। रिटन कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई निर्देश दिए गए हैं या कोई अनुदेश दिए गए हैं, वो भी किस में आता है, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती हैं, शामिल की गई हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी आता है, ये भी आप इसको रीड कर लेना, इसको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, इस पर भी ज़रा ध्यान देना कि इसमें जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें बता दी गई, इसको भी आप जरूर रीड करना। अब हम बात करेंगे सेक्शन 29A की। तो सेक्शन 29A जो है आपको बताता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से आईटी एक्ट आया हुआ है, आईटी एक्ट सन 2000 का एक हमारे पास एक्ट आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सब जगह अमेंड करके शामिल किया गया है, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हो, सभी जगह पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को शामिल वहां पर किया गया है, क्योंकि आईटी एक्ट में इसी तरीके से वहां पर चीजों को शामिल किया गया है। तो द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग, ठीक है, असाइन टू देम इन क्लॉज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपको, उसमें जो डेफिनेशन दी गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वही यहाँ पर भी मानी जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन 30। सेक्शन 30 आपसे बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है, मूल्यवान प्रतिभूति की बात करता है। अब जब भी मूल्यवान प्रतिभूति की बात की जाती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की जाती है, तो यहाँ पर कहा गया कि द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right। इसको आसान भाषा में समझाने की अगर हम कोशिश करें तो एक डॉक्यूमेंट जो होता है, एक मूल्यवान प्रतिभूति होती है, उससे किसी पर्सन के क्या होते हैं, कोई अधिकार उत्पन्न होते हैं, या दूसरा पर्सन अपने क्या करता है, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, ये क्या कहलाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो लीगल लायबिलिटी से कोई पर्सन, किसी पर्सन की लीगल लायबिलिटी वहां पर क्या होती है, स्टार्ट होती है, और दूसरे पर्सन की क्या होती है, लीगल लायबिलिटी वहां पर, दूसरे पर्सन की क्या होती है, लीगल लायबिलिटी वहां पर खत्म होती है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस वहां पर बनता है। तो एक पर्सन का अधिकार सृजित होता है और दूसरे पर्सन की जिम्मेदारी खत्म होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करने के लिए होते हैं इस तरीके से अपने लीगल अधिकारों को, विधिक अधिकारों को। तो ये कहलाता है आपसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है। तो मूल्यवान प्रतिभूति बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है ना। तो आपको यहाँ बता दिया कि क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज होता है। और यह क्या करता है, तो यह एक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किया जाता है ना, इसका विस्तृत किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर उसको रिलिंक्विश कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, रिलीज किया जाता है ना। इस तरीके से ध्यान रखना है इसको।
और दूसरी बात है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या कोई विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो मैंने वही कहा है कि एक पर्सन क्या करता है, एक्नॉलेज करता है लीगल लायबिलिटी के बारे में या फिर उसको अपने आप को क्या करता है, उससे फ्री करता है। तो ये था आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया। अब इसके बात करेंगे सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 विल के बारे में बताता है। द वर्ड विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। देखिए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है, विल को हम लोग कहते हैं आसान भाषा में वसीयत। ठीक है, वसीयत क्या होती है, बेसिकली वसीयत के बारे में समझेंगे तो वसीयत एक बिल होती है, एक दस्तावेज होती है। ठीक है, जो यह डिक्लेरेशन करती है, घोषणा करती है कि जिसके द्वारा घोषणा करने वाला व्यक्ति, डिक्लेरेशन करने वाला पर्सन अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वो प्रभावी होती है, ये है ना, अब से उसकी डेथ के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और यह वसीयतकर्ता द्वारा रिवोकेबल भी होती है, अगर चाहे तो वो अपनी वसीयत को चेंज भी कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो वसीयत जो होती है वो सबसे लास्ट वाली वैलिड होती है। ठीक है, सबसे अंतिम वाली वसीयत जो होती है वो वैलिड होती है। ठीक है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट अगर आप देखेंगे 1925 इस सेक्शन 2B, इसके सेक्शन 2B, ठीक है, इसके सेक्शन 2B में जो है बिल्कुल डिफाइन किया गया, उसमें परिभाषित किया गया है। क्लियर बात, तो ये कहलाता है इस तरीके से, है ना। और इसमें देखेंगे तो आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 467 और सेक्शन 477, ठीक है, यहाँ पर एक है जो विल का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर विल को प्रयोग में लाया गया है। क्लियर बात, तो ये तो हो गया आपका विल। अब विल के बाद देखेंगे आपको सेक्शन 32 कहता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो बी इलीगल ओमिशन। ठीक है, जबकि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, प्रस्तुत ना हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। देखिए एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है, आप सभी को पता है कि कार्य में अवैध लोप आता है। एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। ठीक है, मतलब कार्य से क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, तो एक व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से की गई कोई बात या स्वेच्छा से किया गया कोई कार्य या कोई चीज। ठीक है, कार्य जो है वो इच्छा की अवधारणा, इच्छा का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना जरा। उसी के साथ इसमें इलीगल ओमिशन भी जो है वो शामिल माना जाता है। ठीक है, और ओमिशन क्या होता है तो आप सभी को पता है कि कोई पर्सन जब लीगली करने के लिए कोई बाउंड होता है और उसको नहीं करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इलीगल ओमिशन कहलाता है। क्लियर, चलिए अब इसके बाद सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन के बारे में बताता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 33, क्योंकि जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक्टेस रिया मिलेगा आपको हर जगह पर, और जहाँ भी एक्टेस रिया होगा वहाँ पर हमेशा क्या होगा, एक्ट और ओमिशन होगा, क्योंकि एक्टेस रिया को कौन डिनोट करता है, एक्ट और ओमिशन ही डिनोट करते हैं। तो द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कोई मीनिंग नहीं दिए, पर इन्होंने कहा कि एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट आता है एज अ सिंगल एक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ओमिशन में उन्होंने कहा ओमिशन डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें भी क्या आ जाता है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी शामिल किया गया है। इस तरीके से हमने क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर दिया है, इसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्ट और ओमिशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। इसमें कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।